अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा प्रश्नावली 3.5 के बेसिक उदाहरणों को। यह विधि है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि क्या कहता है? वज्रगुणन विधि एक नई विधि है जो पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था, विलोपन विधि पढ़ा था, उन दोनों से ये अलग है। अलग और आसान भी। रैखिक समीकरणों के मानक रूप को देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1, जहाँ a1 b1 c1 ये सब अचर संख्याएं हैं और x और y चर संख्या है। यहाँ भी x y चर है, a2 b2 c2। ये 1 और 2 मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि पता चल जाए आपको कि कौन से दूसरे समीकरण का है और कौन पहले समीकरण का है। और यहाँ से हम a1 b1 c1 का मान निकालेंगे इस समीकरण में भी, और इस फॉर्मूले पे रख देंगे। और इस फॉर्मूले में जैसे हम रखेंगे हमारा एक्स वाई का मान निकल जाएगा। फिर आप कहेंगे कैसे सर, करके दिखाइए। करके तो दिखाएंगे, पहले ये फॉर्मूला आपको याद करवाते हैं। इस फॉर्मूले में ऊपर एक्स वाई और 1 रखा जाता है, मतलब एक दोनों जो चर संख्याएं हैं एक्स और वाई उनको रखा जाता है, और तीसरे में 1 रखा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कैसे आप याद कर लीजिएगा। मान लीजिए ए बी और सी ये 3 संख्याएं हैं, आपको गोल गोल घूमना है और बी से शुरू करिए तो बी सी सी ए और ए बी आएगा कि नहीं? तो ऊपर एक्स वाई और 1 लिख दिए, दोनों चर संख्या है और एक अचर संख्या है 1। और बी से शुरू करिए, ए से नहीं शुरू करना है, बी से। तो बी सी, यहाँ देख लीजिए बी सी माइनस बी सी लिख दीजिए। फिर बी सी हो गया तब सी ए माइनस सी ए, फिर सी ए हो गया तो ए बी माइनस ए बी, और यहाँ 12 21 लिख दीजिए। अब ये हो गया एक्स बाई b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ से आप सबसे पहले हमारा काम क्या है कि a1 बराबर क्या निकल गया 5, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -35। फिर दूसरे में a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -28। ये सब तो निकल गया। अब हमें इस फॉर्मूले में मान रख देना है। फॉर्मूला क्या कहता है? x और y और 1 बटा में b1 c2। तो b1 क्या है? b1 3 है और c2 क्या है? -28 है। तो 3 गुना -28 माइनस b2 c1। b2 क्या है? b2 है 4 और c1 है -35। ये हो गया। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह की कमी है, आप देख लीजिएगा। अब y बटा c1 a2, c1 क्या है? -35 और a2 क्या है? 2 माइनस c2 a1 क्या है? -28 और a1 5 और बराबर 1 बटा, ये थोड़ा सा मतलब मिक्स हो गया, लेकिन आप देख लीजिए, मैं इसको लंबा कर देता हूँ। यहाँ शुरू है a1 और b2, तो 5 गुना 4 माइनस a2 b1, तो a2 क्या है? 2 गुना b1 क्या है? 3। अब गुना कर लेते हैं, बस इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या x बटा, अब 28 में 3 से गुना करेंगे, -28 से 3 में गुना करेंगे तो -84 आएगा। 35 से 4 में गुना करेंगे तो -35 है और ये +4 है, तो इसमें गुना करेंगे तो -140 आ जाएगा। समझ रहे हैं? y बटा 35 से 2 में गुना तो -70 आएगा, माइनस 28 में 5 से करेंगे तो -5 में
तो 5 अठे 40 का 0 बचा 4। अब 5 दूना 10 और 4 14, ये भी माइनस का, बराबर 1/5 चौके 20 माइनस 3 दूना 6। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। x बटा -84 और माइनस प्लस प्लस 140 बराबर y बटा -70 और माइनस माइनस प्लस 140 बराबर 1/20 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ आप हल करिए, या ये 140 में से 84 जब घट गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 56 हो जाएगा शायद, बराबर y बटा 140 में 70 घट गया तो 70 बच गया, बराबर 1/14। अब यहाँ देखिए एक बार x के बराबर क्योंकि देखिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो एक बार इसको बराबर कर लीजिए तो x का मान निकल जाएगा, और फिर इसको बराबर कर लीजिएगा तो मतलब y का मान निकल जाएगा। तो या x/56 बराबर 1/14 या y/70 बराबर 1/14। समझ में आया? अब ये 56 को गुने में भेज दीजिए, x बराबर गुना में चला जाएगा 56/14 या y बराबर 70/14। तो यहाँ 14 पचे 70 और 14 चौका 56, x का मान 4 और y का मान 5 आ गया। तो x और y का मान हम इस प्रकार निकाल चुके हैं। ये हमारा वज्रगुणन विधि है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक बार। ये आशा करता हूँ आपको आसान लगा होगा। ये सूत्र लिखना ज़्यादा जरूरी है ना। और सूत्र कैसे याद करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पहले उदाहरण को देखते हैं इस प्रश्नावली के। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुर का खरीदते हैं तो कुल लागत 46 रुपया है। यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर का खरीदे तो कुल लागत 74 है। देखो एक तो मल्लेश्वरम का टिकट खरीदते हैं और यशवंतपुर का टिकट, और दोनों को मिला के पैसा देता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि मल्लेश्वरम की टिकट का दाम 100 रुपया तथा यशवंतपुर की टिकट का दाम y रुपया है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है प्रश्न से कि 2 मल्लेश्वरम का टिकट लिया तो एक टिकट का दाम x है तो 2 का 2x और प्लस 3 टिकट यशवंतपुर का तो 1 का y है तो 3y बराबर दोनों मिला के 46 रुपया दिया। आपको समीकरण सेट कर, ये रुपया लिखना जरूरी नहीं है, आपको समीकरण सेट करें तो आ गया होगा। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखते हैं कि 3 टिकट मल्लेश्वरम का और 5 टिकट यशवंतपुर का, तो 3x प्लस 5y बराबर तब 74 रुपया देता है। समीकरण 2 हो गया। अब हमको टिकट का दाम निकालना है लेकिन प्रजुगुणन विधि से निकालना है। तो यहाँ a1 b1 c1 तो हम लिख ले, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस का 46 हो जाएगा। देखो ना प्लस 46 इधर आएगा तो माइनस 46 हो जाएगा। उसी प्रकार a2 बराबर 3, b2 बराबर 5, c2 बराबर माइनस 74 हो जाएगा। ये माइनस देता क्यों है? बस कैलकुलेशन में गड़बड़ी करने के लिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो इसके लिए सवाल में माइनस दिया जाता है। खैर आप घबराइए मत, आप आराम आराम से करिए, सब हो जाएगा। सूत्र मैं पहले लिख लेता हूँ। मैंने आपको सूत्र का ट्रिक बताया था, x लिखिएगा पहले, फिर y लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, और बटे में क्या लिखना है? सबसे पहले BC माइनस BC, फिर BC के बाद C के बाद क्या आता है? A आता है, CA
माइनस सी ए, फिर सी ए हो गया तो ए बी माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद 12 21 12 21 12 21 ये लिख देना है। अब x बाई b1 क्या है 3 है तो 3 गुना c2 माइनस 74 माइनस b2 c1, b2 क्या है 5 गुना c1 का मान क्या है माइनस 46, है ना। ये आपको एक साथ करना है। अब देखो बराबर y बटा c1 क्या है माइनस 46 गुना a2 3 है माइनस c2 कितना है माइनस 74 गुना a1 2 बराबर 1 बटा a1 कितना है 2 गुना b2 है 5 माइनस a2 कितना है 3 गुना b1 3। देखो ये एकदम आराम से करना होगा, एक भी मान अगर गलत जैसे आपने रखा आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। और अब तो हम आंसर के बहुत पास पहुंच गए हैं। तो हमारा x और 74 तिया कितना होता है 3 चौके 12 का 2 बचा 1 और 3 सतह 21 और 1 22 माइनस में चेक कर लो 7 त्रिक 210 और 4 12, हाँ ठीक है। -5 और -46 में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। वो भी आप अलग अलग ये करके तभी माइनस करो तो प्लस ही आएगा, इसीलिए मैं सीधे कर ले रहा हूँ। तो 5 छक 30 का 0 बचा 3 और 5 चौके 20 और 3 23 बराबर y। अब 46 में 3 से गुना कर लो तो -46 में, तो 3 छक 18 बचा 1 3 चौके 12 और 1 13 माइनस का, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 74 दूना 1 70 दूना 140 4 दूना 8 तो 148 हो गया बराबर 1 बटा 10 माइनस 3 3 9। थोड़ा सा और एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ये 230 में से 222 जाएगा तो बचेगा कितना 8, चेक कर लो ना। हाँ y बटा 1 ये 10 बच गया और यहाँ 1 बटा 1 बच गया। अब मैंने आपसे कहा था कि एक बार x बटा 8 को बराबर कर लीजिए 1 बटा 1 के, या y बटा 10 को 1 बटा 1 के बराबर कर लीजिए, या मत यहाँ तथा लिख दीजिए, है ना, क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर। जब दोनों बराबर है तो दिक्कत क्या है, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 8, x का मान 8 मिल गया यहाँ से और y का मान मिल गया 10, हो गया हमारे आंसर। x और y का दोनों का मान निकल गया। यानी कि वो जो कहाँ जाना था मलेश्वरम का किराया 8 रुपया है और यशवंतपुर का किराया 10 रुपया है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक लंबा है थोड़ा सा, स्क्रीन पे तो आने वाला है नहीं, लेकिन अगर आपका आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल 15 कह रहा है कि p के निम्न मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब p के किस मान के लिए, यहाँ p है, देखो जो सब अचर संख्याएं हैं यहाँ 2 2 2 4 और p आ गया, इस p का मान निकालना है। क्या शर्त दिया है, अद्वितीय हल होना चाहिए। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, सिर्फ एक हल होने चाहिए। एक हल सिर्फ कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तभी ना सिर्फ एक हल होगा। अब यहाँ देखो a1 का मान देखो क्या है, a1 बराबर 4, a2 बराबर क्या है 2 है, और b1 का मान दिया है p, इसी का तो मान निकालना है, और b2 का मान 2 दिया है। हमें कह रहा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ रखते हैं 4 बटे 2 बराबर नहीं आना चाहिए p बटे 2 के। अब ये 2 से 2 कट गया, देखो ना ये 2 इधर आएगा तो बटा में तो गुना में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया।
तो P नॉट इक्वल्स टू 4, हमें यहाँ क्या मिल गया, P नॉट इक्वल्स टू 4। मतलब 4 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर रख लो तो इस समीकरण युग्म के सिर्फ एक हल होंगे, और 4 रख दिए तो फिर गड़बड़ है। लेकिन 4 को छोड़ के अगर कुछ भी रख लो तो सिर्फ एक ही हल होंगे। समझ गए। अब उदाहरण 16 देखते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो चलो चेक करते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब a1 बटा e2 बराबर b1 बटा b2, a1 b2 का मान लीजिए a1 बराबर k है, a2 बराबर 12 है, b1 बराबर 3 है, b2 बराबर k है, c1 बराबर k माइनस 3 है, वो भी माइनस में, और c2 बराबर माइनस k है। अब इन तीनों को हमें बराबर लिखना है, तो k बटा 12 बराबर आना चाहिए 3 बटा k के, और ये बराबर आना चाहिए माइनस k माइनस 3 बटा माइनस k के। ठीक है। अब ये माइनस से माइनस तो कट गया, हमें मिल गया k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k। अब एक काम करते हैं, हम इसको और इसको बराबर करके चेक करते हैं, तो आएगा k बटा 12 बराबर 3 बटा k। आपको पता है तिरछा तिरछा गुना करते हैं तो क्या आएगा, k स्क्वायर, यहाँ से आ गया k स्क्वायर बराबर 12 36। ठीक है। तो k का मान क्या आ जाएगा, √36 प्लस माइनस, आपको पता है ना स्क्वायर आता है तो प्लस माइनस रूट लेके जाता है, तो k का मान क्या आ गया, k बराबर प्लस माइनस 6। ये हमारा k का मान आ गया। मतलब k का मान अगर हम +6 या -6 रखें तो क्या आएगा k का मान एक तो हमें +6 और -6 मिल गया। अब इसको रखो एक दूसरा, अब हम इन दोनों को बराबर करके देखते हैं, इन दोनों को, तो k माइनस 3 बटा k बराबर 3 बटा k आ गया। अब इसमें गुना करोगे तो k स्क्वायर और -3k आएगा। देखो ना, k से k में तो k स्क्वायर, k से 3 में तो -3k और बराबर 3k। ठीक है। इसको इधर लाते हैं, k स्क्वायर -6k बराबर 0। यहाँ से इसको आगे हल करेंगे, ये एक द्विघात समीकरण आ गया, 2 शून्य का आएंगे इसके, तो k कॉमन निकालेंगे तो आएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k का मान 0 आ गया, या k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 0 तो k बराबर 0 ही आ गया, और k माइनस 6 बराबर, तो k का मान +6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये दोनों समीकरणों में से यहाँ आया k का मान +-6 और यहाँ आ गया k का मान 6, माफ कीजिए नहीं दिख रहा था, यहाँ आ गया k का मान 6 और 0, दो ठो मान यहाँ भी आया 0 और 6, यहाँ आया -6 +6। तो जो दोनों समीकरणों में मान आ रहा है k का, वो आ रहा है 6 उसमें भी आया और इसमें भी आया, तो अतः k का मान 6 होगा। समझ गए बात को। मतलब k का मान 6 रखेंगे तो इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी के इस वीडियो को बस इतना ही पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।